बिहार न्यूज़ में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 13 सितंबर 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि सरकार शुरू कर रही है विश्वकर्मा योजना, मिलेंगे 15,000 रुपये का प्रोत्साहन के साथ साथ अन्य सुविधाएं। आरजेडी की बैठक में तेजस्वी यादव ने विधायकों से कहा कभी भी हो सकता है चुनाव, रहे तैयार। आरजेडी में समाप्त हो गया है लालू युग, क्या पार्टी के लिए सिर्फ मुखौटा रह गए हैं लालू प्रसाद? तेजस्वी यादव की बैठक से निकला ये संदेश। महाराष्ट्र में बिहार के मुखिया की होंगी ट्रेनिंग, पहले चरण में 180 को मिलेगा प्रशिक्षण। बिहार और दिल्ली में ताज के लिए चाहिए सम्राट चौधरी को मुसलमानों का भरोसा, कहा पीएम मोदी ने पसमानदा के लिए क्या नहीं किया। बिहार में दिखा क्लाइमेट चेंज, मानसून में बारिश के लिए ट्रफ लाइन का असर हो रहा है कम, जाने क्या है नया ट्रेंड। पूर्णिया में मोबाइल चोर को रंगे हाथ पकड़ाया, लोगों ने चोर को जमकर के पीटा, फिर किया पुलिस के हवाले। दोस्तों बात करते हैं विस्तार से। तो बात करते हैं कि तेजस्वी यादव ने बिहार के स्वास्थ्य विभाग के काम के संदर्भ में अपनी नाराजगी जताई है और सरकारी अस्पतालों में सुधार को लेकर के एक्शन मोड में आ गए हैं। जहां उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि वे सरकारी अस्पतालों में निरीक्षण करें और अगर वहां कोई भी लापरवाही मिलती है तो फिर उसका सख्त निर्देश दिया गया है कि उसके लिए कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि काम के दिख नहीं रहा है और उन्होंने उन्हें आत्मनिरीक्षण करने का सुझाव दिया है जिससे स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हो सके। तेजस्वी यादव ने इस संदर्भ में मेडिकल कॉलेज अस्पतालों की जमीन पर जाकर के जांच करने का भी निर्देश दिया है ताकि सरकारी अस्पतालों का जवाबदेही नागरिकों के लिए सुनिश्चित हो सके। तेजस्वी यादव ने समीक्षा बैठक में मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के कई मुद्दों पर चर्चा की और डेंगू के मामले में भी जानकारी प्राप्त की है, जहां वे डेंगू के मरीजों के इलाज की जानकारी दी है और ये भी बताया है कि इसके लिए सरकारी अस्पतालों में कुछ बेड सुरक्षित किए गए हैं और फिर उचित व्यवस्था की गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सीतामढ़ी से बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार किया गया है, जहां वह पिछले 1 साल से भारतीय खुफिया एजेंसी, पुलिस और फिर आम लोगों की आंखों में धूल झोंक करके रह रहा था। उसने अपना नाम और फिर पहचान छिपा ली, इसके बाद फेक वोटर आईडी कार्ड और फिर आधार कार्ड भी बनवा लिया। जहाँ इतना ही नहीं, उसने शादी भी कर ली। पुलिस ने जब इस सारी चीज़ों का खुलासा किया तो फिर लोग दंग रह गए। जस्सी भर पुलिस और फिर एसटीएस के द्वारा उसे तरियानी थाना क्षेत्र के मुंशी चौक से गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार बांग्लादेशी निपेंद्र नाथ वाला सीतामढ़ी जिले के रीगा थाना क्षेत्र के पंछौर गांव में रह रहा है। जब वहीं एक स्थानीय विनोद राम की पुत्री चांदनी कुमारी से शादी भी कर लिया है। इसके सहारे उसने भारतीय वोटर आईडी कार्ड और फिर आधार कार्ड भी बनवा लिया। दोस्तों एआईएमआईएम के विधायक और बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने नीतीश कुमार पर जम करके निशाना साधा है। अख्तरुल ईमान ने मोदी को लेकर के नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। आपको बता दूं कि दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिए गए डिनर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल हुए थे। इस दौरान नीतीश कुमार की मुलाकात पीएम मोदी से हुई थी। एनडीए से अलग होने के बाद से नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये पहली मुलाकात थी। पीएम मोदी के साथ नीतीश कुमार की मुलाकात पर असदुद्दीन ओवैसी के विधायक अख्तरुल ईमान ने बड़ा बयान दिया है। अख्तरुल ईमान ने कहा है कि ये ताज्जुब की बात नहीं है, नीतीश जी का नज़रिया और काम करने का तौर तरीका और उनका अंदाज बीजेपी से बिल्कुल भी अलग नहीं है। जी हां, एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल ईमान ने कहा है कि नीतीश कुमार कहा करते थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी से हाथ नहीं मिलाएंगे, लेकिन उन्होंने मिट्टी में मिल जाने वाली कसम को भी तोड़ दिया है। जहां असदुद्दीन ओवैसी के विधायक अख्तरुल ईमान ने कहा है कि नीतीश कुमार को मोदी जी से व्यक्तिगत क्लेश हो सकती है लेकिन इनका नज़रिया और काम करने का तौर तरीका बीजेपी से अलग नहीं है, वे कुछ भी कर सकते हैं। जहाँ वहीं ये भी कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी का कद नीतीश कुमार से ज़्यादा बड़ा है। भले ही विपक्षी दलों को नीतीश कुमार ने एकजुट किया हो लेकिन नीतीश का कद राहुल से बड़ा नहीं है। यह नीतीश कुमार जी कुछ भी कर सकते हैं, कोई ताज्जुब की बात नहीं है। आज भी अगर सच्चाई से देखिए तो फिर नीतीश कुमार जी को मोदी जी से बैर है।
लेकिन बीजेपी से कोई बैर नहीं है। ये सिर्फ वर्चस्व की लड़ाई है। नीतीश कुमार का पांव हमेशा डगमगाता रहता है, जब मौका मिलने पर कुछ भी कर सकता है। यानी कि एमआईएम के विधायक अख्तरुल इमान का कहने का मतलब ये है कि अगर नीतीश कुमार को भविष्य महागठबंधन में नहीं दिखती है, इंडिया गठबंधन में नहीं दिखती है, तो फिर वो एनडीए में भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि वे रास्ता बनाए हुए हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में डेंगू के मरीजों की संख्या एक बार फिर से बढ़ रही है। बिहार की राजधानी पटना के अलावा भागलपुर में मरीज की संख्या सबसे अधिक है। अभी बीते 4 सितंबर को ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डेंगू को लेकर के उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की थी, लेकिन डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर के विधानमंडल में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने सरकार को घेरा है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक बिहार में मंगलवार तक डेंगू मरीजों की संख्या 300 के पार करके 325 तक पहुंच गई है। जब भागलपुर में सबसे ज़्यादा 119 डेंगू के मरीज हैं, जबकि पटना में 99 लोग डेंगू से पीड़ित हैं। इसके अलावा बेगूसराय, वैशाली, भोजपुर सहित कई अन्य जिलों से भी डेंगू के मरीज सामने आए हैं। जब बिहार के पीएमसीएच सहित कई अस्पतालों में डेंगू को लेकर के विशिष्ट वार्ड बनाए गए हैं, जहाँ अस्पतालों में डेंगू की जाँच कराने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जब विभाग के मुताबिक जिला अस्पतालों और फिर मेडिकल कॉलेजों में डेंगू जांच से संबंधित किट उपलब्ध करा दिए गए हैं। जहां पटना में नगर निगम का दावा है कि डेंगू पर नियंत्रण के लिए लगातार घर घर जाकर के एंटी लार्वा का छिड़काव और फिर फॉगिंग करवाई जा रही है। जहां डेंगू के बढ़ते मामले को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 4 सितंबर को उच्च स्तरीय एक बैठक की, जिसमें अस्पतालों में बेडों की संख्या पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रखने, ब्लड बैंकों में प्लेटलेट्स की उपलब्धता सुनिश्चित कराने तथा सभी जगह डेंगू रोधी दवा का छिड़काव नियमित रूप से कराने का निर्देश दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने बिहार में तेजी से फैल रहे डेंगू को लेकर के कहा है कि समय रहते सरकार के सतर्क नहीं होने के कारण राज्य में यानी कि बिहार में डेंगू मरीजों की संख्या बढ़ रही है। विजय सिन्हा ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में डेंगू पीड़ितों की उपचार की व्यवस्था दयनीय है। राजधानी पटना में लोग डेंगू होने पर प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं। बेड का अभाव, दवा की कमी, गंदगी का अंबार और फिर खराब डायग्नोस्टिक मशीन के कारण लोग सरकारी अस्पतालों में जाने से कतरा रहे हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में पिछले एक सप्ताह से मानसून सक्रिय है। रुक रुक करके पिछले कुछ दिनों से होने वाली बारिश के कारण मौसम सुहाना बना हुआ है। मौसम विभाग ने बिहार में आज 10 जिलों में आकाशीय बिजली के साथ साथ मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई है। शेखपुरा, कटिहार, मोतिहारी, अररिया, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, छपरा, जमुई और पटना में सुबह से ही बादल छाए थे, जहां और रुक रुक करके बारिश हो रही है। आपको बता दूं कि परसों 5 लोगों की आकाशीय बिजली गिरने की वजह से जान चली गई है। देर शाम जमुई में आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की इस दुनिया से अलविदा हो गए हैं, जबकि 3 घायल हो गए हैं। भागलपुर में 2 लोग भी अलविदा हो गए हैं। जहाँ समस्तीपुर में 1 किसान भी अलविदा हो गए हैं यह ठनका गिरने के कारण, यानी कि बिजली गिरने के कारण 5 लोगों की जान चली गई है। 5 लोग इस दुनिया से अलविदा हो गए हैं। जहाँ अगले 2 से 3 दिनों तक बिहार के कई जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। फिलहाल मौसम ज़्यादा शुष्क रहने की आशंका ना के बराबर है। जहाँ आने वाले दिनों में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, सारण, गोपालगंज, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद और अरवल में बारिश की संभावना है। दोस्तों, बात करते हैं कि पूर्णिया में मोबाइल छीनने के आरोप में एक युवक की जमकर के पिटाई कर दी गई है। वहीं एक युवक भीड़ का फायदा उठाकर के भागने में सफल रहा। यह मामला सोमवार देर रात मरंगा थाना क्षेत्र के मरंगा की है। यह घटना की सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। जब पुलिस ने आक्रोशित लोगों को शांत कराया, इसके बाद आरोपी को अपने हिरासत में ले लिया। आरोपी मोहम्मद आजम लाइन बाजार का रहने वाला है। मरंगा थाना क्षेत्र में बाइक सवार 2 युवक एक व्यक्ति से मोबाइल छीन करके भाग रहे थे। इस दौरान पीड़ित ने शोर मचाते हुए एक युवक को पकड़ लिया। इसके बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। लोगों ने आरोपी युवक की जमकर के पिटाई कर दी। वहीं एक युवक भीड़ का फायदा उठा करके भागने में सफल रहा। वहीं घटना की जानकारी स्थानीय लोगों ने मरंगा थाना पुलिस को दी। यह सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया है। घायल आरोपी को इलाज के लिए पूर्णिया पीएमसीएच में भर्ती करा दिया गया है। दोस्तों, बात करते हैं कि G20 समिट की अध्यक्षता कर रहे भारत ने इस दुनिया में अपनी ताकत का डंका बजा दिया है। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अवभगत और फिर तमाम भारतीयों से मिले प्यार को देख करके सभी विदेशी मेहमान गदगद दिखे। हालांकि इन सब के बीच अपना बिहार का एक फैन का वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। दरअसल भारतीय संस्कृति और फिर भोजपुरी भाषा का दीवाना बन चुका ये फिरंगी शख्स अब अपने वीडियो में ज़्यादातर हिंदी बोलते हुए दिखाई देते हैं। अमेरिका का रहने वाला है, लेकिन ये बिहार में रहते हैं और पूरी तरीके से बिहारी भाषा बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, बिहारी ठेठ अंदाज में बोलते हैं। कहा जाए तो भारतीय संस्कृति है ही ऐसी जो इसे समझता है
वो इसी के होकर के रह जाता है। सोशल मीडिया पर लोग उस वक्त हंस हंस करके पागल हो रहे हैं जब इसकी वीडियो देख रहे हैं। ये अपने वीडियो में मोदी जी को 2024 की G20 समिट पटना में कराने की सलाह दे डाली है। जहाँ इस वीडियो को इंडियन ड्रेव 77 नामक इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है, जिसमें ड्रीव हिस्क नाम विदेशी युवक, अमेरिकी युवक हिंदी में बात करते हुए दिख रहे हैं। यह ड्रीव अपने वीडियो में कह रहे हैं कि हाँ गाइस, मैं सुन रहा हूँ भारत में G20 की मीटिंग चल रही है। ये बहुत बढ़िया बात है। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ भाई कि दिल्ली में काहे भाई, अपने दिल्ली में काहे कर रहे हैं यार, हमारा बिहार में आ जाइए। बिहार में करिए, बिहार में पटना में एकदम बढ़िया से रखेंगे G20। मोदी जी आइए, जो बाइडेन आइए यार, सो मत जाना गिर मत जाना, आराम से पटना आइए, सब आ जाइए। हमारा बिहार में गेस्ट इज़ गॉड भाई। जब बढ़िया से सबका स्वागत करेंगे और फिर सबसे बढ़िया G20 पटना में रखेंगे है ना। प्लीज़ यार दिल्ली छोड़ दीजिए और पटना आ जाइए, मुंबई को छोड़ दीजिए, लंदन, यूरोप, पेरिस, न्यूयॉर्क को छोड़ दीजिए भाई लोग। अब G20 सम्मेलन 2024 पटना में रखिए। इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर लोगों ने खूब पसंद किया है और फिर लोगों ने इस पर तरह तरह के कमेंट भी कर रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी ने बिहार में गोपालगंज जिले में स्थित अपने गांव बेलसांड में अपने दिवंगत पिता पंडित बनारस तिवारी की याद में एक पुस्तकालय का उद्घाटन किया है। आपको बता दें कि पंकज त्रिपाठी के पिता यानी कि बनारस त्रिपाठी का 21 अगस्त को 99 साल की उम्र में निधन हो गया था। हाल ही में मिमी फिल्म को लेकर के सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार पा चुके संजय त्रिपाठी ने कहा कि अपने गांव की भावी पीढ़ियों की बेहतरी के लिए योगदान करके वह सम्मानित महसूस कर रहे हैं। पंकज त्रिपाठी ने कहा है कि अपने पिता पंडित बनारस तिवारी की स्मृति में ये पुस्तकालय समर्पित करके मैं गोपालगंज के बेलसांड के विद्यार्थियों के हृदय में ज्ञान एवं साहित्य के प्रति लगाव पैदा करने की आशा करता हूँ। यह शिक्षा सबसे बड़ा उपहार है जिसे हम भावी पीढ़ियों को दे सकते हैं और फिर शिक्षार्जन की उनकी यात्रा में योगदान करना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। पंकज त्रिपाठी और फिर उनके बड़े भाई ने अपने माता पिता की याद में पंडित बनारस तिवारी फाउंडेशन ट्रस्ट की स्थापना की है। न्यूटन स्त्री जैसे फिल्म तथा मिर्जापुर वेब सीरीज के लिए चर्चित त्रिपाठी ने बिजली के उपकरण तथा सौर ऊर्जा पैनल भी विद्यालय को उपलब्ध कराए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि राजद सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि G20 शिखर सम्मेलन के नाम पर नरेंद्र मोदी ने केवल देश का पैसा बर्बाद किया है, इससे देश को कुछ फायदा होने वाला नहीं है। आपको बता दूं कि लालू प्रसाद यादव सोमवार को देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम और फिर दुमका में स्थित वासुकीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। वे अपने पुराने लय में दिखे और हर मुद्दे पर खुल करके बोले। उन्होंने कहा है कि हमने बाबा बैद्यनाथ और फिर वासुकीनाथ से प्रार्थना की है कि देश में नफरत फैलाने वालों के खिलाफ हम सभी को ताकत दें ताकि उन्हें बचने का कोई भी रास्ता नहीं मिले। भाजपा पर हमला बोलते हुए राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि उन्होंने कर्नाटक में बजरंग बली को भी छला है, लेकिन बजरंग बली ने ऐसा गदा मारा कि होश ठिकाने पर आ गया। लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि हम सब पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, सबका दुख सुख समझते हैं। सबसे बड़ा डॉक्टर तो बाबा बैद्यनाथ है। बाबा ने बुलाया तो फिर हमने हाजिरी दे दी। कई और देवी देवताओं का आशीर्वाद लेकर के चुनाव के मैदान में कूदेंगे। उन्होंने कहा है कि देश के हालात ठीक नहीं है, लगातार महंगाई बढ़ रही है। चुनाव नजदीक आते ही नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को फिर से छलने का काम किया है। इनका जाना अब तय है। जहाँ उपचुनाव में एनडीए की बुरी तरीके से पराजय हुई है। बिहार, बंगाल और झारखंड सभी जगह इन्हें हार मिली है। इंडिया बनाम भारत के नाम पर छिड़े विवाद पर लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि इंडिया और भारत तो हम लोग ही हैं। उन्हें देश की जनता अगले चुनाव में बताएगी कि हम इंडियन है या फिर भारतीय। उन्होंने कहा है कि गैस का दाम कम करना चुनावी हथकंडा है, ये देश की संपत्ति है। इसका श्रेय मोदी जी क्यों ले रहे हैं? लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि बिहार के अलग अलग जिलों में अलग अलग इलाकों में भ्रमण करेंगे और फिर देश की दयनीय हालात के लिए जिम्मेदार मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान जनता से करेंगे। देश के बेरोजगारों को, गरीबों को, बाबा साहेब के विचारों को, भारत के संविधान को तथा प्रजातंत्र को आंच नहीं आने देंगे। दोस्तों बात करते हैं कि महाराष्ट्र में बिहार के मुखिया की ट्रेनिंग होगी। जहां पहले चरण में 180 मुखिया को प्रशिक्षण मिलेगा। जहां विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर सिंह ने बताया है कि पंचायत में विकास कार्यों को रफ्तार देने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। जहां पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया है कि बिहार के मुखिया को ट्रेनिंग के लिए महाराष्ट्र भेजा जा रहा है। जब 20 सितंबर को 20 की संख्या में महाराष्ट्र जाएंगे। उन्होंने कहा है कि बिहार के प्रतिनिधियों की 180 मुखिया को पहले चरण में ट्रेनिंग मिलेगी। जब कई ग्रुप बना करके ये ट्रेनिंग चलेगी। जब प्रशिक्षण की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि पंचायत में कार्य की गति और गुणवत्ता
बढ़ाई जाए। मिहिर सिंह ने कहा है कि बिहार की मुखिया हड़ताल पर नहीं है, मुखिया हमारे साथ बैठी है। सरकारी खजाने से राशि की निकासी बताती है कि काम रुका नहीं है। दोस्तों बात करते हैं कि मदरसों को लेकर के कई तरह की भ्रांतियां हैं। जब कुछ लोग मानते हैं कि इससे केवल मौलवियां ही पैदा होते हैं। ये दकियानूसियत को बढ़ावा देता है। मदरसा शिक्षा के बारे में विभिन्न तरह की बात कही जाती है, मगर बिहार के राज्यपाल ने मदरसा पर कोरी कल्पना को पूरी तरीके से पलट करके रख दिया है। जी हाँ, मौका था पटना के अशोक राजपथ स्थित प्रसिद्ध खुदा बख्श लाइब्रेरी में मदरसा शिक्षा प्रणाली संपत्ति बोझ नहीं विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार के आयोजन का। जब गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने यह कहकर के मदरसा के प्रति गलत फहमियों को दूर करने का काम किया है कि आज की शिक्षा में मदरसा शिक्षा प्रणाली भी ज़रूरत है या इसे कैसे प्रभावी बनाया जाए, इस पर विचार करने की ज़रूरत है। मदरसा शिक्षा व्यवस्था देश की अनमोल धरोहर है। अपने भाषण में बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने कहा है कि कुछ लोग मदरसा को लेकर के गलत बयानबाजी करते हैं। ऐसे में हम लोगों की जिम्मेदारी है कि मदरसों में छात्रों को उत्कृष्ट और फिर आधुनिक शिक्षा देकर के ऐसा उदाहरण पेश करें कि बोलने वालों की बोलती बंद हो जाए। या आज की शिक्षा में मदरसा शिक्षा प्रणाली की भी आवश्यकता है। या इस शिक्षा प्रणाली को कैसे प्रभावी बनाया जाए, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। जहाँ मदरसा में अच्छी शिक्षा भी दी जाती है। इस सोच को सकारात्मक बनाने के लिए बदलाव की ज़रूरत है। मदरसा शिक्षा में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने की बात उन्होंने कही है और कहा है कि मदरसा में IT, कंप्यूटर विज्ञान जैसे विषयों की पढ़ाई होनी चाहिए। मदरसा शिक्षा के विकास में राजभवन भी सहयोग करेगा। इसके लिए संयुक्त प्रयास की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि खुदा बख्श लाइब्रेरी बिहार की शान है, यहाँ आना हमारे लिए गौरव की बात है। इस पुस्तकालय ने ज्ञान के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जिस विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया है, इस विषय की आज जरूरत है। यानी कि एक तौर पर कहा जाए तो बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर मदरसा को सपोर्ट कर रहे हैं। जब बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर मदरसा के प्रति बहुत सकारात्मक दिखे, जब उन्होंने कहा है कि आज के दौर में मदरसा बहुत ज़रूरी है, जब मदरसा की शिक्षा बहुत ज़रूरी है। दोस्तों बात करते हैं कि मौसम का मिजाज बदलने से बारिश होने पर गर्मी से राहत नहीं मिल पा रही है। उमस के कारण लोग बीमार पड़ रहे हैं। अधिक उम्र के लोग सांस और ब्लड प्रेशर की शिकायत को लेकर के सदर अस्पताल के साथ साथ निजी अस्पताल में ज़्यादा पहुंचने लगे हैं। साथ ही कभी ठंड और फिर कभी गर्म का एहसास होने से सर्दी, खांसी और बुखार के अलावा स्किन रोग के शिकार रोगी भी पहुँच रहे हैं। सदर अस्पताल की OPD में हर दिन औसत 100 से अधिक मौसमी रोग से ग्रस्त रोगी इलाज कराने के लिए पहुंच रहे हैं। सदर अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारी MD फिजिशियन डॉक्टर अमित आनंद ने बताया है कि मौसम की मिजाज बदलने से कॉमन कोल्ड के शिकार रोगी ज़्यादा पहुंच रहे हैं। इसमें सर्दी और खांसी के साथ बुखार के रोगी ज़्यादा हैं। जहाँ उमस भरी गर्मी के कारण चर्म रोग के भी लोग शिकार हो रहे हैं। हालांकि अस्पताल पहुँचने पर रोगियों का इलाज किया जाता है। सदर अस्पताल से मिली जानकारी की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले एक सप्ताह में सदर अस्पताल में OPD के 1 नंबर कक्ष में करीब 746 मौसमी बीमारियों के रोगियों का इलाज किया गया। जहां उमस भरी गर्मी पड़ने से जिले के विभिन्न अस्पतालों में रोगियों की संख्या बढ़ रही है। स्किन डिजीज के अलावा सांस से संबंधित परेशानी और फिर ब्लड प्रेशर बढ़ने की शिकायत लेकर के रोगी पहुंच रहे हैं। सदर अस्पताल से लेकर के प्रखंड के अस्पतालों में दवा की कमी नहीं है। अस्पताल पहुँचने वाले रोगियों का इलाज समुचित इलाज किया जा रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने सोमवार को अपनी पत्नी राबड़ी देवी के साथ बाबा वैद्यनाथ मंदिर में माथा टेकने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि आगामी 13 सितंबर को विपक्षी गठबंधन यानी कि इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होगी। इसमें सीट शेयरिंग समेत तमाम जरूरी चीज़ों पर बातचीत की जाएगी। उसके बाद फिर आगे की रणनीति बनेगी। देवघर परिसदन में मीडिया से बात करते हुए लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि अभी और देवी देवताओं से आशीर्वाद लेने के बाद चुनावी मैदान में कूदेंगे। उन्होंने कहा है कि देश में नफरत फैलाने वाली पार्टियों के खिलाफ इंडिया गठबंधन बना है। देश भर के 28 दलों के इस गठबंधन का दूल्हा भी इन्हीं में से एक बनेगा। दोस्तों केंद्र सरकार कारीगरों और फिर कामगारों को प्रोत्साहन देने को तैयार है। PM विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर को लॉन्च की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय राजधानी में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र द्वारका में इस योजना का शुभारंभ करेंगे। योजना के तहत रियायती ब्याज दर पर संपार्थिक मुक्त व्यवसाय विकास ऋण के अलावा लाभार्थियों को ई-वाउचर या फिर ARUPI के माध्यम से टूलकिट प्रोत्साहन के रूप में प्रत्येक को 15,000 रुपये मिलेंगे। इसके अलावा कारीगरों को प्रति माह अधिकतम 100 लेन देन के लिए प्रति लेन देन 1 रुपये का
प्रोत्साहन भी मिलेगा। ये योजना व्यवसाय शुरू करने और फिर विस्तार करने के लिए पहले चरण में 1 लाख रुपए का ऋण प्रदान करती है। दूसरे चरण के पहले ये योजना श्रमिकों को 2 लाख रुपए तक का रियायती ऋण प्रदान करती है। इस योजना में 18 प्रकार के श्रमिकों को शामिल किया गया था। केंद्र सरकार की इस योजना के तहत लोहार, कुम्हार, राजमिस्त्री, धोबी, फूल उत्पादक, मछली पकड़ने का जाल बुनने वाला, ताला चाबी बनाने वाला, मूर्तिकार आदि को लाभ प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा कुछ क्षेत्रों के श्रमिकों को भी ये लाभ मिलेगा। अब बड़ा सवाल यह है कि आपको आर्थिक सहायता कैसे मिलेगी। तो पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत पहले चरण में 1 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाएगा, जहाँ इस पर ब्याज दर अधिकतम 5% होगी। इसके बाद दूसरे चरण में पात्र श्रमिकों को 2-2 लाख रुपए का रियायती ऋण दिया जाएगा। साथ ही इन शिल्पकारों और फिर कारीगरों को पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और फिर पहचान पत्र भी दिए जाएंगे। आधुनिक उपकरण खरीदने के लिए 15,000 रुपए की सहायता भी दी जाएगी। श्रमिकों के लिए सरकार ने इस योजना के तहत 5 साल की अवधि के लिए 13,000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। जहाँ इस व्यवस्था के तहत न्यूनतम आयु 18 साल रखी गई है। जहाँ इस योजना का लाभ परिवार के केवल एक ही सदस्य को मिलेगा। उम्मीदवार को एक 100 घोषणा पत्र भी जमा करना होगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में एक महिला ने खुद को मृत घोषित करके LIC से 32 लाख रुपए का क्लेम किया है। यह इतना ही नहीं, महिला ने खुद के साथ पति और फिर ससुर को भी मृत घोषित करके 32 लाख रुपए का निकासी कर लिया है। जहाँ मामला बिहार के गया जिला का है। यहाँ LIC शाखा 1 की महिला एजेंट ने LIC को 32 लाख रुपए से ज्यादा का चूना लगा दिया है। महिला गया जिले के वजीरगंज की रहने वाली है। जब मामला सामने आने के बाद वे फरार बताई जा रही है। दरअसल बिहार के गया जिला के वजीरगंज की रहने वाली एक LIC एजेंट गुड़िया कुमारी गुप्ता ने खुद के नाम पर और पति और फिर ससुर के नाम पर 33 बीमा करवाया था। इसमें 21 पॉलिसी महिला ने खुद के नाम पर, जबकि पति इंद्रसेन कुमार के नाम पर 9 और ससुर मुन्नीलाल के नाम पर 3 पॉलिसी थे। इसके बाद महिला ने पति और फिर ससुर के जीवित रहने के बाद भी उन्हें मृत घोषित कर दिया। साथ ही साथ खुद को भी महिला ने मृत घोषित करके 32 लाख रुपए LIC से भुगतान करा लिया। गुड़िया कुमारी गुप्ता ने जाली दावा प्रपत्र और फिर मृत प्रमाण पत्र के आधार पर फर्जी तरीके से मृत का दावा का भुगतान करवा लिया है, जबकि वे जीवित हैं। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब LIC शाखा 1 के वरिष्ठ शाखा प्रबंधकों को एक अज्ञात ईमेल मिला। मेल में गुड़िया कुमारी गुप्ता के द्वारा किए गए जालसाजी के बारे में बताया गया था। जहाँ शाखा प्रबंधन ने महिला के खिलाफ थाने में FIR दर्ज कराया है। शाखा प्रबंधक ने थाने में दिए गए लिखित शिकायत में कहा है कि 24 अगस्त 2023 को उन्हें एक अज्ञात ईमेल मिला। मेल में मुझे पता चला है कि हमारे कार्यालय में काम करने वाली एक महिला एजेंट ने गलत तरीके से धोखाधड़ी करके लाखों रुपए की निकासी की है। महिला ने जिन व्यक्तियों को मृत क्लेम किया है वे सभी जिंदा है। दोस्तों बात करते हैं कि दूसरे दिन भी तेजस्वी यादव के आवास पर RJD की बैठक हुई। बैठक में दक्षिण बिहार की संगठनात्मक समीक्षा की गई। यह बैठक में बूथ स्तर पर जनसंपर्क पार्टी की विचारधारा के प्रचार प्रसार, लोक हितकारी नीतियों, पार्टी का वार्ड स्तर तक विस्तार एवं आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों के संबंध में विस्तृत चर्चा हुई। यह बिहार के उप मुख्यमंत्री एवं राजद नेता तेजस्वी यादव ने सभी विधायकों से कहा कि कभी भी चुनाव हो सकता है, इसके लिए तैयार रहें। इस दौरान उन्होंने विधायकों की क्लास भी लगाई और कहा कि जो लोग अभी तक सक्रिय सदस्यता नहीं बन पाए हैं वे सक्रिय सदस्य बनाएं, क्योंकि कई विधायकों ने इसे जुड़ी हुई रसीद तक पार्टी को नहीं लौटाई है। तेजस्वी यादव ने संगठन को मजबूत बनाने की बात कही और फिर लोकसभा चुनाव के लिए तैयार रहने की बात दोहराई है। उन्होंने कहा कि जो भी कमियां रह गई है उसे दुरुस्त कर लें, क्योंकि कभी भी चुनाव हो सकते हैं। वहीं बीजेपी पर हमला बोलते हुए जगदानंद सिंह ने कहा है कि दंगाइयों और फिर उन्मादियों से देश को मुक्त कराना है, ये लोग देश को बर्बाद कर रहे हैं। आपको बता दूं कि कल दूसरे दिन राजद के बैठक में RJD के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, राष्ट्रीय महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी सहित कई नेता शामिल हुए थे। दक्षिण बिहार के 4 प्रमंडलों की बैठक में क्षेत्र के विधायक, पूर्व विधायक, जिला अध्यक्ष सहित मंत्री और प्रवक्ता भी मौजूद थे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के डेंगू का कहर इस कदर है कि लोग डर के साए में जी रहे हैं। एक ओर स्वास्थ्य विभाग लोगों को साफ सफाई के लिए जागरूक कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बड़े से बड़े अस्पताल में गंदगी के बीच डेंगू मरीजों का इलाज किया जा रहा है। जब बिहार में फैल रहे डेंगू के बीच KDB लाइव ने राजधानी पटना के सरकारी अस्पताल का जायजा लिया तो फिर हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। आपको बता दें कि बिहार में डेंगू के मामले काफ़ी तेजी के साथ बढ़े हैं। राजधानी पटना पूरे बिहार में हॉट स्पॉट बना हुआ है। यह डेंगू के लगभग 45% मामले पटना से ही निकल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों में स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त रखने के साथ साथ साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया है, लेकिन PMCH जैसे बिहार के प्रतिष्ठित अस्पतालों में गंदगी का अंबार है और गंदा पानी का फैलाव देखने को मिला है। PMCH का राजेंद्र सर्जिकल वार्ड, जहां
सर्जरी के बाद गंभीर हालात में मरीज एडमिट होकर के इलाजरत रहते हैं। इस जगह शौचालय का पाइप टूटा हुआ है, जहाँ इस वजह से परिसर में मलमूत्र फैला हुआ है, जहाँ ये मलमूत्र एक नाला से होकर के राजेंद्र सर्जिकल वार्ड परिसर से आगे निकलता है, जहाँ नाले का ढक्कन खुला हुआ है। सबसे हैरानी की बात यह है कि इसी नाले के ऊपर वाटर कूलर लगा हुआ है। यहाँ मरीज के परिवार वाले पानी भरने के लिए कतार में खड़े रहते हैं। जहाँ जिस जगह काफ़ी मात्रा में पानी का जमाव है वही गाड़ियों की पार्किंग है, जहाँ मरीज के अटेंडेंट अपने 2 पहिया वाहनों की पार्किंग यही है। यही हाल राजेंद्र सर्जिकल वार्ड के पीछे का है, जहाँ यहाँ गंदा पानी का जमाव इतना है कि पैर रखने की जगह नहीं है। पानी पर लाखों मच्छर भिन भिनाते हुए नजर आते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि दशकों तक परंपरागत रूप से तेल विक्रेता और फिर खरीदार के रूप में रहे सऊदी अरब और भारत ने अब ऊर्जा क्षेत्र में नए रिश्तों की बुनियाद रखी है। दोनों देशों ने सोमवार को बिजली ग्रिड, नवीनीकरण ऊर्जा और फिर हरित हाइड्रोजन क्षमताओं के लिए समुद्र के भीतर इंटरलिंक बनाने की दिशा में काम करने पर सहमति जताते हुए अपने पारंपरिक तेल क्रेता विक्रेता संबंध को ऊर्जा साझेदार में बदलने की योजना बनाई है। जब भारत और सऊदी अरब ने समुद्र के अंदर केबल के साथ पावर ग्रिड बनाने पर सहमति जताई है। केंद्रीय नवीकरण ऊर्जा मंत्री RK सिंह और फिर उनके सऊदी समक्ष अब्दुल अजीज बिन सलमान अल सऊद ने द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। समझौते के मुताबिक भारत की स्थिति को सऊदी अरब से तेल और फिर रसोई गैस के शुद्ध खरीदार से हरित ऊर्जा और फिर हाइड्रोजन निर्यात करने वाले ऊर्जा निर्यात में बदलने की क्षमता है। यह सऊदी अरब भारत के लिए तेल का तीसरा सबसे बड़ा और फिर LPG का सबसे बड़ा स्रोत है। समंदर के अंदर इंटरकनेक्टिंग केबल दूरगामी परिणाम वाला सबसे महत्वाकांक्षी और फिर तकनीकी रूप से चुनौती भरा काम है। इस योजना की सफलता दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को एक सूत्र में बांध देगा। जहाँ उम्मीद जताई जा रही है कि ये योजना जब भी ये साकार होगी वे ये मुख्य रूप से हरित ऊर्जा के लिए वैश्विक ग्रिड के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अति महत्वाकांक्षी वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड दृष्टिकोण में पहला ऑफशोर लिंक होगा। जब दुनिया भर में समुद्र के अंदर 485 बिजली केबल परिचालन में है, जिनमें सबसे लंबा UK और फिर डेनमार्क के बीच वाइकिंग लिंक है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में 1,70,000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती के लिए BPSC द्वारा ली गई परीक्षा के परिणाम इसी महीने आने वाले हैं। यह रिपोर्ट्स के मुताबिक 18 से 21 सितंबर तक 9वीं से 12वीं तक के रिजल्ट जारी हो सकते हैं। दरअसल बिहार में 1,70,000 पदों पर शिक्षकों की बहाली के लिए BPSC की तरफ से भर्ती निकाली गई थी। जब बीते 24 से 26 अगस्त तक शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन हुआ था। जब परीक्षा देने के बाद अब अभ्यर्थियों को नतीजों का बेसब्री से इंतजार है। ऐसे में अब उनके इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली है। जब बिहार शिक्षक भर्ती का रिजल्ट BPSC 2 चरणों में घोषित करेगा। जहाँ पहले चरण में 9वीं से 12वीं कक्षा तक का रिजल्ट और फिर दूसरे चरण में 5वीं तक का रिजल्ट जारी किया जाएगा। आपको बता दूं कि 1 से 5वीं तक के रिजल्ट पर फिलहाल BPSC ने रोक लगा रखा है। इस मामले में BPSC ने शिक्षा विभाग से सुझाव मांगे हैं। सीटों के अनुसार करीब 75% रिजल्ट देने की तैयारी है। दोस्तों बात करते हैं कि सब्जियों की खेती किसानों के बीच काफ़ी फेमस है। यह सब्जी एक नकदी फसल है। इस कारण काफ़ी किसान सब्जी की खेती करना पसंद करते हैं, जिसका बड़ा कारण है सब्जी की खेती में किसानों को काफ़ी अच्छा लाभ मिलता है। सब्जी एक ऐसी फसल है जिसे किसान सीधे उपभोक्ताओं को बेच करके काफ़ी अच्छा लाभ कमा सकते हैं। अगर सही और फिर अच्छे रेट में बिकने वाले सब्जियों की खेती के लिए चुनाव करें तो भी और ज़्यादा अच्छा फ़ायदा होता है। सितंबर के महीने में भी कई ऐसी सब्जियों की खेती की जा सकती है जिससे किसान अच्छा खासा फ़ायदा कमा सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि सितंबर के महीने में की जाने वाली सब्जियों के बारे में, यानी कि सितंबर के महीने में की जाने वाली सब्जियों की खेती के बारे में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपको बताते हैं ब्रोकली के बारे में। गोभी की तरह दिखने वाले इस सब्जी की भारतीय बाजार में काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। इसे हरी गोभी भी कहते हैं। ब्रोकली पोषक तत्वों से भरपूर, यानी कि कैल्शियम आयरन से भरपूर सब्जी है। ये सेहत के लिए भी बेहद लाभदायक है। इसी कारण बाजार में 50 से 100 रुपये किलो के भाव में बिकती है। जी हाँ, 60 से 90 दिनों के अंदर ये फसल तैयार हो जाता है। वहीं पर बात करते हैं हरी मिर्च की। तो रबी में हरी मिर्च की बुआई का समय 1 सितंबर से 30 नवंबर के बीच होता है। फसल 60 से 70 दिन में पक जाती है और फिर हरी मिर्च की खेती में 15 से 35 डिग्री तक तापमान सही माना जाता है। इसकी खेती लगभग सभी तरह की मिट्टियों में की जाती है। 60 से 65 दिनों के बाद फसल की तुराई की जाती है और फिर हरी मिर्च बाजार में काफ़ी अच्छी कीमत में बिकती है। वहीं पर बात करते हैं अब गाजर की।
तो सर्दी के मौसम शुरू होने वाला है और इस मौसम में गाजर की डिमांड काफ़ी बढ़ जाती है। जहाँ सितंबर में गाजर की बुआई की जाती है। सितंबर में बुआई के साथ दिसंबर के आखिरी सप्ताह तक गाजर की फसल का उत्पादन ले सकते हैं, या 3 से 4 महीनों में इन फसलों का उत्पादन ले सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि लोकसभा चुनाव की सरगर्मी अब बिहार में तेजी से होने लगी है, जहां सत्ताधारी गठबंधन इंडिया और फिर विपक्षी दलों के गठजोड़ INDIA के नेता चुनाव तैयारी में जुट गए हैं। जहां बिहार में जेडीयू और फिर आरजेडी ने अलग अलग बैठकें शुरू कर दी है, जहां कांग्रेस और वाम दल भी तैयारी में जुट गई है। जब वामपंथी दलों में बिहार में सबसे ज़्यादा मजबूत CPI ने तो फिर कांग्रेस की तरफ से सीटों की दावेदारी भी पेश कर दी है, जहां उसने कांग्रेस के बराबर सीटें मांग करके मुश्किलें बढ़ा दी है। जहां बिहार NDA में सीटों के बंटवारे को लेकर के खींचतान का अधिक खतरा नहीं है। बीजेपी के पास सीट बंटवारे के 2 फॉर्मूले पहले से ही मौजूद है। बीजेपी की पहली कोशिश है कि साल 2014 के लोकसभा चुनाव की तरह सीटों का बंटवारा हो। तब बीजेपी के साथ जेडीयू नहीं था, जब बीजेपी ने 30 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे और फिर 22 पर जीत दर्ज की थी। इस बार भी नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है, इसीलिए 2014 की तरह बीजेपी अपने लिए 30 सीटें रखना चाहती है। NDA के घटक दलों में रामविलास पासवान की पार्टी LJP की दोनों धारों को बीजेपी पिछली बार जितने ही यानी कि 6 सीटें इस बार भी देगी। उपेंद्र कुशवाहा को RLJD के पूर्व की भांति 3 सीटें मिलेगी। जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 1 सीट मिलने की संभावना है। VIP के मुकेश सहनी पर भी भाजपा की नज़र है, उनके लिए भी मांझी की तरह 1 सीट बीजेपी अपने कोटे से दे सकती है। मुकेश सहनी को विधानसभा चुनाव में लोकसभा की भरपाई के वादे पर भाजपा मुकेश सहनी को मनाने की कोशिश करेगी, जब बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव होना है। दूसरी तरफ विपक्षी एकता प्रयासों के कवायद के बीच खटपट की आहट सुनाई दे रही है। विपक्षी गठबंधन में बढ़ चढ़कर के हिस्सा लेती TMC नेता और बंगाल की CM ममता बनर्जी के तेवर नरम नहीं पड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने इसी साल होने जा रहे छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवारों की सूची भी जारी करनी शुरू कर दी है। आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर के दिल्ली और फिर पंजाब में कांग्रेस के प्रदेश इकाइयों की भी सहमत नहीं है, जब बिहार में भी सीटों का बंटवारा आसान नहीं है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक परीक्षा 2025 में शामिल होने वाले छात्रों के लिए रजिस्ट्रेशन तिथि बढ़ा दी है। 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थी अब 18 सितंबर तक विलंब शुल्क के साथ रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, जहाँ इससे पहले 10 सितंबर तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा गया था, जिसे भरा करके 18 सितंबर तक कर दिया गया है। समिति ने यह कहा है कि ये देखा जा रहा है कि जितने परीक्षार्थियों का निर्धारित शुल्क जमा किया जा रहा है उतने परीक्षार्थियों का रजिस्ट्रेशन भी नहीं भरा जा रहा है, जहाँ ये सही नहीं है। जब निर्धारित तिथि के बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा नहीं जाएगा, इसलिए ये अत्यंत आवश्यक है कि जितने परीक्षार्थियों के निर्धारित शुल्क जमा किए जाएंगे उतने परीक्षार्थी का ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा जाएगा। जहाँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म बोर्ड की वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर से डाउनलोड करके भरा जाएगा। यह सभी प्रधान जाँच के बाद ही अपनी निगरानी और फिर देख रेख में समिति के पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। यह साथ ही साथ इसकी एक प्रति भी अनिवार्य रूप से संधारित करेंगे, जहाँ ताकि किसी भी तरीके की गलती के सुधार की स्थिति में अधिक आपके द्वारा इसके सत्यापित प्रति समिति को उपलब्ध कराई जा सके। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में एक बार फिर से चमकी बुखार ने लोगों को डराना शुरू कर दिया है। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक 10 साल के बच्चे की जान चली गई है। इस साल ये मामला पहला आया है, जहाँ ऐसे में खास सावधानी बरतने की ज़रूरत है ताकि इस जानलेवा बीमारी से अपने जिगर के टुकड़ों को बचाया जा सके। राजधानी पटना के PMCH के वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुमर कुमार ने बताया है कि एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम, जिसे AES कहा जाता है, जहाँ उसी का एक पार्ट होता है जैपनीज एन्सेफेलाइटिस, जिसे जई कहते हैं। जहाँ एन्सेफेलाइटिस का मतलब ब्रेन का इन्फेक्शन, ब्रेन का सूजन होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम क्या होता है, तो आपको बता दूं कि जहाँ कहीं भी ब्रेन का सूजन होगा वहाँ फीवर होगा, मेंटल इनकोहेरेंस होगा, यानी कि वह हर बात को समझ नहीं पाएगा और शरीर में सुस्ती छा जाएगी। AES किसी भी कारण से हो सकता है। कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, टॉक्सिन, मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस, डेंगू जिसमें फीवर हो और फीवर में ब्रेन इन्वॉल्व हो जाए, यानी कि सामान्य भाषा में कहें तो फिर फीवर ब्रेन पर चढ़ जाए, यानी कि बुखार दिमाग पर चढ़ जाए, ये सब AES है। यानी कि इसको दिमागी बुखार भी कहा जाता है एक तौर पर, या सामान्य तौर पर इसे दिमागी बुखार भी कहा जाता है।
दोस्तों बात करते हैं कि राजद का ये नज़ारा दिलचस्प है जो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पिछले 3 महीने से पटना में जमे हैं। जहाँ रविवार को वे पूजा करने के लिए 2 दिनों के लिए देवघर निकले। जैसे ही लालू प्रसाद यादव पटना से बाहर निकले वैसे ही उनकी पार्टी ने लोकसभा चुनाव की मुहिम की औपचारिकता शुरू कर दी है। 2 दिनों तक लालू प्रसाद यादव पटना से बाहर रहे और फिर इन्हीं 2 दिनों में राजद के राज्य भर के नेताओं की पटना में बैठक हुई। जहाँ ऐसे में सियासी जानकार सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या आर जिले में लालू युग की समाप्ति हो गई है। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद भले ही उनके पास हो, सारा पावर तेजस्वी यादव के पास शिफ्ट हो गया है। आपको बता दें कि रविवार को पटना में पूरे बिहार के राजद नेताओं की बैठक हो रही थी। जहां रविवार को लालू प्रसाद यादव के पटना से देवघर रवाना होने के बाद तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम होने के नाते मिले सरकारी आवास में राजद नेताओं की बैठक शुरू हुई। 10 सितंबर को तेजस्वी यादव ने उत्तर बिहार के 5 प्रमंडलों तिरहुत, सारण, दरभंगा, कोसी और पूर्णिया के सभी जिलों के पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। तेजस्वी यादव द्वारा बुलाए गई इस बैठक में राजद के तमाम विधायक, पूर्व विधायक, 2020 के विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रत्याशी के साथ साथ प्रदेश महासचिव और जिला अध्यक्ष शामिल हुए। जब 2 दिनों की इस बैठक के साथ ही राजद ने 2024 के लोकसभा चुनाव के अपने अभियान की शुरुआत कर दी है। तेजस्वी यादव की बैठक में चर्चा का मुख्य विषय था कि सभी बूथों पर 15 सदस्य की बूथ कमेटी का गठन किया जाए। उस बूथ कमेटी के सहारे राजद के एजेंडे को लोगों तक पहुंचाया जाए। तेजस्वी यादव ने साफ कहा है कि उनकी पार्टी ने लोकसभा चुनाव की मुहिम को इस बैठक के साथ ही शुरू कर दिया है। जब वैसे आरजेडी के नेता काफ़ी पहले ही ये समझ रहे हैं कि उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का रोल क्या रह गया है। चर्चा यही कि 2022 में नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाने का फैसला भी तेजस्वी यादव का था। जहाँ उनके पार्टी और फिर सरकार के स्तर पर जो भी फैसला लिए गए वे तेजस्वी यादव ने ही लिया। लेकिन ये अंदर की बात थी। अब ये खुल करके सामने आने लगा है कि लालू प्रसाद यादव राजद में गेस्ट बन करके रह गए हैं, यानी कि लालू प्रसाद यादव आरजेडी में मेहमान बन करके रह गए हैं। जहाँ राजद के एक वरिष्ठ नेता ने एक न्यूज़ चैनल को बताया है कि राजद में पावर शिफ्ट होने का सिलसिला तो 2020 के विधानसभा चुनाव में ही शुरू हो गया था। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।